नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज का मुद्दा इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबर से आपको अवगत कराया जाएगा। बात करेंगे कैसे शरणार्थी जो कि कई बलात्कारी भी हैं उनका बचाव करते हुए बीबीसी जब पाया गया तो जो एक्सपोज हो गया है तो वो खबर अब खुल के सामने आ रही है। सीरियाई शरणार्थी उमर और उसके भाई मोहम्मद बदरुद्दीन की करतूत पर पर्दा डाल रहे बीबीसी का एक बार फिर एक्सपोजर हुआ, एक बार फिर वो एक्सपोज हो गया है। यूके स्थित न्यू कैसल क्राउन कोर्ट ने 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए उमर समेत 4 को दोषी मानते हुए 1 मार्च को 38.5 साल की संयुक्त सजा सुनाई। अगस्त 2018 से अप्रैल 2019 के बीच कई बार नाबालिग लड़की से इसने बलात्कार किया था, लेकिन बीबीसी लगातार उमर को विक्टिम बताता रहा। यहां तक कि गिरफ्तारी के दौरान एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर इन्हें विक्टिम भी बताया गया। आखिरकार कोर्ट ने उमर, मोहम्मद और हुजैफा को पीड़िता के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया। 2016 में जब डॉक्यूमेंट्री इस पर बनाई जा रही थी तो उस दौरान भी इस पर रेप का एलिगेशन जो लगा था उस टाइम ये बच गया था, लेकिन इस बात से भी बीबीसी अवगत था और फिर भी डॉक्यूमेंट्री को बनाने की प्रक्रिया जारी रखी और जो लड़की थी उसी को ही दोषी बना दिया गया और इसको विक्टिम बता दिया गया। और अब जब तहकीकात चलती रही, जांच पड़ताल चलती रही तो यह भी पता लगा कि ये एक खूंखार बलात्कारी है। ग्रूमिंग गैंग्स ये लोग चलाते थे, वहां के सरगना ये लोग थे, लीडर ये लोग थे। छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार के इन पर आरोप हैं। ड्रग्स से लेकर शराब की बिक्री और तमाम वो चीजें जो नशे के व्यापार से संबंधित हैं, ऐसे कई ग्रूमिंग गैंग्स, कई ग्रूमिंग जिहाद जिसको टर्म दिया जाता है, वो भी इस वक्त यूके में शिकार हो रही हैं छोटी छोटी बच्चियां। और ये स्कूल की बच्चियों की मैं बात कर रहा हूं, कोई 11 साल की, कोई 12 साल की, कोई 13 साल की। और ये जिहादी मानसिकता से ग्रसित ये लोग जो बाहर से आते हैं, खासतौर पर मेजॉरिटी में जो पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान वहां पर पहुंच रहे हैं, उन पर यह संगीन आरोप है कि ये गैंग्स को चलाया जाता है और बच्चियों को निशाना बनाया जाता है। इसी पर हमारी पहले स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फ्रॉम एक्सपर्ट से उनकी राय लेंगे। के माध्यम से दुनिया को दिखाया, जिसमें बीबीसी ने सीरियाई शरणार्थियों को पुनर्वास कार्यक्रम के तहत उनके परिवार की सीरिया से न्यू कैसल तक की 11 महीने की यात्रा को कवर किया। दिलचस्प बात यह है कि जब डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तब बीबीसी तो देखिए, ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार वहां पर छोटी छोटी बच्चियां हो रही हैं और ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है, वहां की संसद में भी ये मुद्दा उठ चुका है। और बीबीसी की रिपोर्टिंग पर सवाल, उनकी जजमेंट पर, उनकी एडिटोरियल जजमेंट पर तो सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। उसको चर्चा के दौरान हम विस्तृत जानकारी के साथ आपके साथ साझा करेंगे कि एक्सपर्ट्स की राय इसमें बेहद जरूरी है। और खासतौर पर यूके में जो कुछ भी हो रहा है, मैं चाहूंगा हमारे तमाम पैनलिस्ट कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आए और आप जाने किस तरीके का जहर वहां के वातावरण में घुल चुका है। मैं स्वागत करना चाहूंगा, संजीव श्रीवास्तव जी है, विदेश मामलों के जानकार, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। जय सोडी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ इस वक्त हैं, विदेश मामलों के जानकारी हैं, विस्तृत जानकारी हमें इस बारे में भी देंगे कि क्या आखिर हो क्या रहा है यूके में। उसी के साथ साथ नीरज राजपूत जी, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मुद्दे दो हैं, शुरुआत क्योंकि ये बीबीसी का मामला है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ मामला है। संगीन आरोप यह है कि भाई जिसको विक्टिम बताया जा रहा था, और ये कोर्ट की जजमेंट है, ना हमने कहा किसी को, ना हम कह रहे हैं कोई ग्रूमिंग गैंग है, ग्रूमिंग जिहाद है, ये सभी टर्मिनोलॉजीज इस वक्त यूके में प्रचलित हैं, वहां पर चल रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों का शिकार किया जाता है, उनको ड्रग्स की आदत लगाई जाती है, अल्कोहल की आदत लगाई जाती है, सामूहिक बलात्कार उनके साथ किया जाता है, फिर एज अ टूल उनको इस्तेमाल किया जाता है। वो छोटी बच्चियां जो बेचारी कुछ कह नहीं सकती, कंप्लेन नहीं कर सकती, उनका शिकार किया जाता है इन दरिंदों के द्वारा, वो पाकिस्तान से हो चाहे सीरिया से हो, जहां से भी हो। नीरज राजपूत जी, इस तरीके की पत्रकारिता पर थोड़ी हद तक तो हमें भी शर्म आती है कि भाई आप निष्कर्ष पर कैसे पहुंच जाते हैं। व्हाई डोंट वी कॉल अ स्पेड, जो है उसको जैसा है वैसा बताने का प्रयास तो किया जाए। हम जिसको गलत मानते हैं हम उसको बताते हैं वो गलत है कि नहीं। यहां पर क्योंकि वो मुसलमान है तो आप उसका नाम बदल देंगे, कभी उसको दूसरे तबके का बता देंगे, एक फलानी कम्युनिटी बता देंगे। भाई जो बलात्कारी है उसको बलात्कारी कहा जाए और हर किसी को विक्टिम देने का सर्टिफिकेट का अधिकार बीबीसी के पास कहां से आया? नीरज राजपूत जी। बिल्कुल शिवम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बीबीसी अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ये जान रहे हैं, ये बीबीसी वो नहीं है जो 30 से 40 साल पहले हुआ करता था। उस वक्त इनका वर्चस्व था, पूरी दुनिया में था इनका। और उस वक्त इस तरह के इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज चैनल्स बहुत कम थे और इनकी रीच काफी थी।
लेकिन अब पिछले हम लोग देखेंगे कि 1-1.5 दशक से इनकी जो प्रतिष्ठा है, इनका जो मान सम्मान जो जब एक समय में मिलता था, वो अब इस तरह किया वो, और वो इसी वजह से रहा है क्योंकि इनकी जो ये रिपोर्टिंग इस तरह की होती है, बायस रिपोर्टिंग तो होती ही है, हम लोग कह सकते हैं हो सकती है, लेकिन इनकी जो एक्ट ऑफ जो ओमिशन है, यानी कि जो सामने दिखाई दे रहा है उसको ना दिखाना, ये इस काम करती है बीबीसी, इसके लिए जाने जाने लगी है अब बीबीसी। हम लोग कहते हैं कि आप यूरोप में जितने मर्जी आप रिफ्यूजीज ले सकते हैं, सीरिया से लें, इराक से लें, किसी भी कंट्री से लें, आप फिलीपीन से ले लीजिए आप, लेकिन शिवम इसमें सबसे बड़ा जो मुश्किल ये रहती है कि जब रिफ्यूजीज आते हैं, बल्क में आते हैं, एक साथ आते हैं, हमने 1971 के युद्ध के दौरान देखा था बांग्लादेश से कितनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ शरणार्थी आए थे, उन शरणार्थी में कौन से मासूम लोग हैं, कौन से विक्टिम लोग हैं और कौन से इनिमिकल एलिमेंट्स है, कौन एंटी सोशल एलिमेंट्स है और अब आज के समय में कौन टेररिस्ट है, इसका हम लोग पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए अब बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे पोलैंड यूरोप का कंट्री है, और भी जो नीदरलैंड है उसने भी अब मना कर दिया कि हम रिफ्यूजीज को नहीं लेंगे। भारत भी अब साफ कर चुका है कि हम इस तरह के रिफ्यूजीज को नहीं लेंगे। तो ये रिफ्यूजीज की बात नहीं, बीबीसी की बात ये है कि वो एक्ट ऑफ ओमिशन के लिए जाना जाता है, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि आप अपने देश में जिस तरह की रिपोर्टिंग करनी है, आप पत्रकारिता करनी है, ये इंडिया में आके और दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनपे आकर इस तरह की रिपोर्टिंग करें। हमने देखा था किस तरह से कश्मीर को लेकर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर बीबीसी का रवैया रहा है, और इसीलिए इनकी जो रिपोर्टिंग है यहाँ पर कोई उनको सुनता नहीं है और कोई देखता भी नहीं। बिल्कुल, ये तमाम बातें आपने जिस तरीके से की और एक्ट ऑफ ओमिशन जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी का जिक्र आपने किया है, वही बेहद घातक है कि आपने जो मुख्य पॉइंट था उसको ही आपने ओमिट कर दिया। तो यहां पर जिसको आरोपी जो है उसको आपने बचाने का ही एक तरीके से प्रयास यहां पर कर दिया। दूसरे भी गेस्ट जो है उनके पैनलिस्ट, उनके पास भी मैं जाऊंगा और उनसे पूछूंगा। सोडी साहब, मैं आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं, ये मुद्दा आपको मैं ये बता दूं कि बॉब ब्लैकमैन यूके के एमपी, उन्होंने बीबीसी की बायस्ड रिपोर्टिंग पर को लेकर उनको क्रिटिसाइज भी किया था, कहा था कि भाई जब दुनिया राम मंदिर का मुद्दा यहां दिखाया जा रहा था तो इनका अलग ही एजेंडा चल रहा था, कभी कुछ कह रहे थे कि भाई मस्जिद तोड़ दी, वो सब बातें। लेकिन जब ये ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में आपसे अगर मैं जानना चाहूं, कितना बड़ा ये मुद्दा है पूरे यूके के लिए और ये सभी को परेशान करता है, और ये जो गैंग्स हैं एकजुट मिलकर कैसे काम करती हैं, कैसे ये शिकार बनाती हैं लड़कियों को और इनको क्या फायदा मिल जाता होगा, जरा आप हमारे दर्शकों को अवगत करा सकें तो। जय शिवम जी। जैन, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब मैं स्कूल में जाता था बचपन में 1980 के दशक में, तब मैं बीबीसी को सुनता था रेडियो पे, क्योंकि तब बीबीसी एकमात्र जरिया था दुनिया में सच्ची इंफॉर्मेशन लेने का। लेकिन पिछले 15-20 सालों से बीबीसी की रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा दाग लग चुके, क्योंकि बीबीसी अब वो बीबीसी नहीं रहा जो आज से 30-40 साल पहले था, क्योंकि अब कई प्रेशर्स के नीचे बीबीसी काम कर रहा। सबसे बड़ा प्रेशर है जो उनकी फंडिंग है, जिस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं, और उस फंडिंग को ये मद्देनजर रखते हुए ये गलत न्यूज रिले करते हैं, और खास करके भारत के बारे में वो हमेशा गलत न्यूज दिखाते हैं। शिवम जी, 1997 में मात्र 47,000 इमिग्रेंट्स यूनाइटेड किंगडम गए थे, लेकिन 2020 से 2000 साल से 2020 तक 20 साल की अवधि में तकरीबन 70 लाख इमिग्रेंट्स यूनाइटेड किंगडम गए, यानी कि सालाना 3.5 लाख इमिग्रेंट्स यूनाइटेड किंगडम गए, क्योंकि वहां की सरकारों ने इमिग्रेंट्स के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, कोई कड़े कानून नहीं बनाए, कोई कड़े कानूनों की एनफोर्समेंट नहीं की, जिसका हर्ष आज ये है कि ब्रिटेन में ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, इनकी इतनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है कि वहां पे कोई भी औरत, कोई भी बच्चा वहां पे सुरक्षित नहीं है। आज ही इंटरनेट पे एक न्यूज आर्टिकल आया जिसमें लिखा है कि यूनाइटेड किंगडम दुनिया का दूसरा सबसे नाखुश देश है। यानी आप सोच सकते हैं कि 30, 40, 50 साल में यूनाइटेड किंगडम में जो पूरा बदलाव आया है, उसका जो एक मेन कारण है वो है वहां के इमिग्रेंट्स। और ये जो ग्रूमिंग गैंग है, ये लोगों को ट्रैप करते हैं, उनको कई नशीली चीजें देते हैं, शराब देते हैं, सिगरेट देते हैं, उनको इस जिंदगी से उनको अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनका मिसयूज करते हैं और गलत काम करते हैं। और जब तक यूनाइटेड किंगडम की सरकारें, चाहे कोई भी हो, ऋषि सुनक हो, कोई भी हो, बाद में भी या पहले भी, जब तक वो इमिग्रेंट इशू पे कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, वो दिन दूर नहीं जब यूनाइटेड किंगडम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बदतर हो जाएगा।
बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि भाई जब तक वहां की लीडरशिप कुछ ऐसा कोई कदम जो है वो नहीं उठाती। ऋषि सुनक खुद कह रहे हैं कि भाई मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं भी इस मामले को समझता हूं। उन्होंने इस मुद्दे को थोड़ा उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन जब हम इस पूरे थोड़ा सा रिसर्च जब हमने किया तो मामले जो उठ रहे हैं ये 20-20 साल 30-30 साल पुराने मामले हैं। जब जिन बच्चियों के साथ ये कुछ किया गया था वो तब नहीं बोल पाई, क्योंकि आप 11 साल के बच्चे से 13 साल के बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो अपने माँ बाप से भी शायद उन्होंने नहीं बोला होगा। वो सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं और ये जो पैटर्न है ऋषि सुनक के द्वारा ये चीज कही गई। संजीव श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे प्रश्न अगला ये रहेगा कि जो प्रोफाइलिंग जब हमने की, हमें पता लगा वो किस कम्युनिटी से आ रहे हैं, किस क्षेत्र से जब वो आ रहे हैं, इसको मॉरली करेक्ट होने के लिए कि भाई हम कोई ऐसी गलती ना कर दें, जिसको एक तरीके से एक्ट ऑफ ओमिशन यहां पर कहा गया नीरज राजपूत जी की तरफ से, ये भी हमको समझना होगा। मॉरली करेक्ट होना, पॉलिटिकली करेक्ट होना, खाली इस बात का वेट करना, करेक्ट होने के चक्कर में आप बच्चियों का रेप होने दे रहे हैं, उनको अल्कोहलिज्म में धकेला जा रहा है, ड्रग्स में उनको धकेला जा रहा है, सामूहिक बलात्कार उनका किया जा रहा है, फोन कर करके उनको बुलाया जा रहा है, उनकी वीडियोस बनाई जा रही है, पॉर्न इंडस्ट्री उनसे चला रहे हैं वो लोग, क्या कुछ नहीं कर रहे। और इनके क्या हाथों में या तो मैं कहूंगा चूड़ियां हैं या क्या हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जो इतनी बड़ी अपने साम्राज्य की बात करते थे, यूनाइटेड किंगडम की क्या हालत हो चुकी है। संजीव जी, क्या आपकी राय क्या रहेगी इस पर? देखिए शिवम जी, जैसा कि हमारे 2 डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने कहा कि एक दौर था, एक समय था कि जब बीबीसी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता था। उसकी रिपोर्टिंग मैं भी अपने छात्र जीवन में रेडियो के माध्यम से या बाद में टीवी के माध्यम से देखा और सुना करता था। लेकिन जाहिर है कि बीबीसी का जिस तरीके का पतन हुआ है और बीबीसी की जो रिपोर्टिंग है, जिस तरीके की फ्लॉड रिपोर्टिंग हुआ वो करते हैं, ऐसा लगता है कि बीबीसी वर्तमान समय में जो विश्व में एक लेफ्ट लिबरल रेडिकल जिहादी इस्लामिक कबाल है, उसको वो डिफेंड करने का काम कर रहा है। और हमने ये देखा था कि आपने जैसे कि अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि एक जिसको जो दोषी था, जो इतने घृणित कृत्यों का अपराधी है, जो अब जेल भेजा जा चुका है, उसको उन्होंने विक्टिम बताने की कोशिश की। संजीव श्रीवास्तव जी, बस 10 सेकंड में आपके बीच में मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। 2016 में उस व्यक्ति पर ये लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और जबकि इस पर ये केस चल रहा था, तब भी इनको ये बात का पता भी लगा, फिर भी ये फैमिली से बात करते हुए उसकी पूरी यात्रा को बता रहे थे। ये सारी बातों को जानते हुए भी इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री को कंटिन्यू रखा। और अब सफाई में आप कहते हैं कि भाई जो तब हो रहा था हमने तब दिखाया, लेकिन आप थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, तो छोटी सी माफी के तौर पर भी इसको नहीं देखा जा सकता। लेकिन इस तरीके से इसको पूरा कवर अप उनके द्वारा किया गया। ये आपने जो इनकी आइडियोलॉजी पर उठाया था, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि ये जो एक जो दोषी है, जो क्रिमिनल है, जो घृणित उसने कृत्य किए हैं, उसको उन्होंने विक्टिम बताने की कोशिश की, डॉक्यूमेंट्री बनाई। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो भारत में एक ऐसा मुद्दा जो कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल किया जा चुका है, उस पर निर्णय सुनाया जा चुका है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों या अन्य जो लोग रहे हों जिनके के ऊपर अनेक तरीके के दुष्प्रचार आरोप वगैरह लगाए गए, उसके बारे में कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को दे दिया था, उन्हें दोषमुक्त करार दिया था। फिर से उसी मुद्दे को उठा करके 20 सालों के बाद एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बना करके, और जाहिर है कि भारत को और भारत के जो सत्ताधारी दल को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पर्टिकुलर टारगेट करने की कोशिश की गई। इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि ये जो बीबीसी है वर्तमान समय में एक किसी पर्टिकुलर जो एक कबाल के लिए डिफेंड करता हुआ, उसके लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीर के बारे में जो रिपोर्टिंग, जिस तरीके की बीबीसी की रिपोर्टिंग मैंने देखी है, वो बेहद हास्यास्पद रही है। और काफी, चूंकि मुझे बहुत निराशा हुई क्योंकि कभी मैं बीबीसी को फॉलो किया करता था और उसकी रिपोर्ट्स को गंभीरता से लिया करता था। जब मैंने उनकी कश्मीर पे रिपोर्टिंग देखी और भारत के बारे में रिपोर्टिंग देखी, तो जाहिर है कि बेहद निराशाजनक था। बीबीसी का वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये पतन हुआ है, जैसा कि नीरज जी ने कहा, जैसा कि सुधीर साहब ने कहा, ये बीबीसी अब वो बीबीसी नहीं रहा। और जाहिर है कि यदि बीबीसी को जरा भी अगर इस पूरे इशू के सामने आ जाने के बाद, इसके एक्सपोजर के बाद, अगर बीबीसी को जरा भी अपनी क्रेडिबिलिटी की चिंता है, तो बीबीसी को अपनी इस पूरे कृत्य पर माफी मांगनी चाहिए और एक डॉक्यूमेंट्री दिखानी चाहिए और बनानी चाहिए कि ये वास्तविकता क्या थी और हमने क्या दिखाया था, अगर बीबीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी को जरा भी बचाना है। तो शायद है कि बीबीसी का जो पूरा अप्रोच है बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह से वो काम कर रहा है।
और जाहिर है कि इस तरीके की अगर इसी तरीके के कृत्यों में बीबीसी इन्वॉल्व रहा तो उसकी जो बची खुशी क्रेडिबिलिटी है वो भी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरीके से ये बात कही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी कोई आइडियोलॉजी अवश्य होती है। जैसे हम अपने चैनल की अगर बात कर दें, मैं पिछले चैनल में जहां भी काम करता हूं, एक नेशनलिस्ट एजेंडा हमारा जरूर रहता है, हम देश की हित की बात जरूर कहते हैं, चलिए हम धर्म की बात भी जरूर कर लेते हैं, ये भी हमारा होता है। लेकिन ये एक्ट ऑफ ओमिशन, ये फैब्रिकेट करना बातों को और एक ग्रुप के तौर पर अगर आप काम करें, नीरज राजपूत जी मेरा अगला प्रश्न आपसे है, एक न्यूज रूम कैसे ऑपरेट करता है वो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। एक पूरी उसको एडिटोरियल को मॉनिटर करना, उसको कमांड देना, कितने ग्रसित कितनी मतलब मैं कहूंगा गलत मानसिकता से ग्रसित कुछ न्यूज रूम्स बन चुके थे या बन चुके हैं, क्या इसमें फंडिंग का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि हम बात करते हैं कि जो चाइना फंडेड न्यूज एजेंसीज हैं या फिर बड़े अखबार हैं वहां पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का होना समझ में आता है, लेकिन बीबीसी के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। इस पर अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके तो ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या ये जो लोग उस एडिटोरियल टीम का मेंबर हैं या उसमें आ चुके हैं ये वो सब कर रहे हैं या फिर ये पीछे से सब कुछ प्लान था? देखिए शिवम, जैसे मैंने बताया कि 80 के दशक में जब फॉकलैंड वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में, यानी इंग्लैंड के बीच में, तब उस वक्त जो बीबीसी था, जिसको संजीव जी ने कहा और कर्नल सोडी ने बताया कि हम लोग उसको देखते थे, हम लोग उसको सब पूरी दुनिया देखती थी। और जब लड़ाई हुई तब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि क्योंकि बीबीसी एक तरह से न्यूट्रल माना जाता था उस वक्त, इम्पार्शियल रिपोर्टिंग के लिए, जर्नलिज्म के लिए माना जाता था, तो जब उनसे कहा गया था कि वो यूके की जो आर्म फोर्सेस थी, जैसे हम लोग अपनी भारतीय सेना को अपनी सेना बोलते हैं, अपने देश की सेना बोलते हैं, बीबीसी ऐसे नहीं बोलता था। बीबीसी उनको बोलता था कि ये यूके की आर्म फोर्सेस है, यूके की आर्मी ने अटैक किया है। तो जब यूके की गवर्नमेंट ने उस वक्त, शायद गलत नहीं तो बता सकते हैं संजीव जी, कि मार्गरेट थैचर थी उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि आप इस तरह से क्यों बोलते हैं, आप अपनी सेना क्यों नहीं बोलते हैं, आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस, अपनी आर्मी बोलिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम एक ग्लोबल न्यूज चैनल है और इसलिए हम लोग इसको, हम अपनी गवर्नमेंट नहीं मानते। तो ये उस वक्त क्या बीबीसी था जिस 30 से 40 साल पहले वाला बीबीसी। उसके बाद क्या कि जो गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया उनकी फंडिंग को। उन्हें लगा कि जब हमारी, क्योंकि ये बीबीसी ऐसा लगता है लोगों को कि ये ग्लोबल चैनल शिवम नहीं है, दरअसल ये यूके का चैनल है, यूके की गवर्नमेंट फंड इसको करती है, इसीलिए उनको टाइट करना स्टार्ट किया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया इनके ऊपर। और आज जो हम बीबीसी देख रहे हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है इसमें। और रिफ्यूजीज तो आ ही रहे हैं, वहां पर माइग्रेशन बड़ी संख्या में हो रहा है, तो वहां पर जो लोग आ रहे हैं तो वो जाहिर से प्रभावित हो रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वहां के, और इनमें हो सकता है कि वो दूसरी कंट्रीज के भी जर्नलिस्ट अगर उसमें शामिल किया हुआ हो, तो इसलिए ये इस तरह की मानसिकता जो है। नीरज राजपूत जी, अगर मैं आपकी बात को यहां पर समझूं कि एडिटोरियल सेंस को जिस तरीके से अगर वहां समझना है, तो ये कुछ पत्रकार खुद को अगर क्रांतिकारी साबित करने के चक्कर में अपने जो लाइन ऑफ एजेंडा है वहां से भटक जाते हैं और सत्य को सत्य ना देखकर उनको विक्टिम देखने का प्रयास करते हैं। क्या इस तरीके से इसको मॉनिटर किया जाए? क्योंकि हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बीबीसी वहां का गवर्नमेंट फंडेड है, अगर नेशनल फंडेड है, स्टेट फंडेड, वहां से पूरा उसका ऑपरेशन होता है, तो ऐसे में तो पूरी गाज जो गिरती है वहां की एडिटोरियल कॉल पर आती है। कौन ये कॉल्स लेता है कि हम किसको क्या कहेंगे, किसको क्या नहीं कहेंगे, और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा अगर चलाएंगे तो क्या इसमें, जिस तरीके से संजीव जी ने भी यहां पर ये बात का जिक्र किया था, लिबरल जिहादी माइंडसेट, इसका क्या पता, मतलब वहां इंट्रूजन हो चुका है या घुसपैठ हो चुकी है उसकी एडिटोरियल सेंस में? बिल्कुल शिवम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बिल्कुल हो सकता है कि जितनी बड़ी संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर कितने रिफ्यूजीज वहां पर पहुंच रहे हैं, कितनी दूसरी कंट्रीज के लोग माइग्रेट करके वहां पहुंचे, तो जरूर उसमें हो सकता है कि न्यूज रूम में इस तरह की मानसिकता आ गई हो। और लेफ्टिस्ट तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट लिबरल है, उनके जो माइंडसेट है, उनके जो न्यूज रूम है जहां पर इस तरह की, लेकिन जो बीबीसी को हम लोग जो जानते हैं, और इसीलिए बीबीसी को, इसीलिए जो रिफ्यूजीज हैं और जो माइग्रेटेड जो कम्युनिटी है, इसीलिए इस तरह के न्यूज चैनल्स को, मीडिया को यूजफुल इडियट के नाम देने लगती है। क्यों? कि वो उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए टेररिज्म के लिए काम करते हैं, जिहादीज के लिए काम करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो ये इनका जो एजेंडा रहा है, बीबीसी का रहा है, या और दूसरे न्यूज चैनल, जो नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर इंटरनेशनल चैनल्स का या एजेंसीज का, उनका ये एजेंडा रहा है कि वो इस तरह की मानसिकता के साथ और न्यूज स्टोरी बनाने के लिए, विक्टिम बनाने के लिए, और इसीलिए इनको यूजफुल इडियट का नाम दिया। बिल्कुल, और विक्टिम बनाने का प्रयास जिस तरीके से किया गया, और ये हमारी स्टेटमेंट भी नहीं है, कोर्ट ने इस बात को दिखाया कि कैसे इन्होंने बलात्कार किया और कंटिन्यूअस किया और छोटी सी बच्ची का किया, और बहुत समय बाद ये मामला जब सामने आया तो इंसाफ उस बच्ची के साथ तो क्या हुआ, लेकिन चलिए ये बात, मामला बड़ा सामने आया, जहां पर हमने ये बताया कैसे बीबीसी ने एक जो बलात्कारी है उसको उस दौरान भी विक्टिम बताया, जबकि उस पर उस दौरान भी केस चल रहा था, तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाने में व्यस्त थे। लेकिन केवल बीबीसी का ही
मुद्दा नहीं, बीबीसी की तो बात हमने कर ही ली, हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, रिपोर्टिंग जिन्होंने की है सब कुछ जानते हैं किस तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, कभी आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं, लेकिन मामला क्योंकि ये विस्तार से इसको और समझना है, बड़ा ये मुद्दा है। सोडी साहब, मैं आपसे अगर ये पूछूं, क्योंकि मामला बच्चियों का है और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको ये अगर उनके बारे में ज्यादा रिपोर्ट की जाती है पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, ताकि कुछ उनको रेसिस्ट ना समझ लिया जाए, तो उस तरीके की रिपोर्टिंग से बचा जा रहा था। और उसी के चलते ये ग्रूमिंग गैंग्स का जो कल्चर है पूरे यूके में फैल गया, बहुत बड़े लेवल पर ये हो गया। आपने ये भी बताया कि कैसे इलीगल इमिग्रेशन इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। तो क्यों बार बार इसको एक कहते हैं ना, मतलब अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई वहां की अथॉरिटीज? क्या वहां की पुलिसिंग कमजोर है? क्या वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है? क्या वहां की पॉलिटिशियंस हैं वो लोग कमजोर हैं? कमजोरी है कहां पर कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कितने बड़े लेवल पर ये कुछ हो रहा है? क्योंकि 10-10, 20-20, 30-30 साल पुराने मामले सामने आ रहे हैं, जब छोटी बच्चियों को तब पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा था, कि उनका रेप हो रहा था। सोडी साहब। शिवम जी, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई ऐसी बड़ी आपदा आती है तो उसका पहला मुख्य कारण होता है वोट बैंक पॉलिटिक्स जी। क्योंकि पॉलिटिशियंस पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, वो अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं, और वो चुनाव जीतने के लिए वो अपने देश के लिए इतने गड्ढे खोद देते हैं कि आने वाली पुश्तें को इतना कहर सहना पड़ता है, जिसका एक जीता जागता सबूत यूनाइटेड किंगडम है। अगर यूनाइटेड किंगडम की पहले की सरकारों ने इस वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में, पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में चीजों को सामने आने दिया होता, इमिग्रेशन इशू पे सख्त पाबंदी लगाई होती, तो आज यूनाइटेड किंगडम उतना ही सुरक्षित होता जितना आज से 40-50 साल पहले था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए यूनाइटेड किंगडम से पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक देश एक सबक और सीख ले सकते हैं, और वो ये है कि हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव जीतना उसकी प्राथमिकता है, और वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी जिंदगी में सफल होना चाहता है, हर राजनीतिक पार्टी इलेक्शन जीतना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए अपने देश में दरारें डालना, अपने देश को खड्डे में खोदना, मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी एंटी नेशनल बात है। क्योंकि तब तो आप चुनाव जीत जाओगे, लेकिन आने वाली पुश्तों के लिए जो मुसीबत खड़ी करके जाओगे, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। तो शिवम जी, सबसे पहली चीज तो यूनाइटेड किंगडम की जो वर्तमान सरकार है, और मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल पे, आपका चैनल विख्यात है, करोड़ों लोग आपके चैनल को रोज देखते हैं, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, कि ऋषि सुनक ने काफी अच्छे कदम उठाए हैं इमिग्रेशन इशू के लिए, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के मंत्री उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं अगर पिछले 40-50 साल के इतिहास में देखूं तो शायद ऋषि सुनक ही ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुद्दों को सही पहचाना है और उनको सही करने की कोशिश की। हमने कल ही देखा कि तकरीबन 10 खालिस्तानियों के अकाउंट को वहां फ्रीज कर दिया गया, 300 करोड़ डॉलर्स को वहां फ्रीज कर दिया गया, जो किसी भी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया था। तो यूनाइटेड किंगडम अगर अपने आप को एक देश, एक महाशक्ति, एक विकसित देश के तौर पे बचाना चाहता है, तो वहां के लोगों को, वहां के मंत्रियों को ऋषि सुनक की मदद करनी चाहिए, ताकि ये जो आपदा उनके देश पे आ रही है, इसको यहीं पे रोका जाए। पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में अपने नागरिकों को और एक जंजाल में ना धकेला जाए। बिल्कुल, वहां की रिपोर्टिंग भी साथ साथ, और वहां की पॉलिटिकल करेक्टनेस से बचने के लिए श्रीवास्तव साहब आपका भी एक मैसेज, अगर, क्योंकि यहां पर बच्चों का सवाल है और हम उनके हक की लड़ाई के लिए यहां पर बात करें, और यही पत्रकारिता होती है, वरना हमें क्या लेना देना कि यूके में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आपका क्या मैसेज है उन बच्चियों के लिए भी? आप अंग्रेजी में बोलना चाहे, आप अंग्रेजी में बोलना चाहे, कोई भी यहां पर जो बैठे हमारे पैनलिस्ट, कैसे भी आप एक मैसेज देना चाहें कि भाई अब भी आप सावधान हो जाइए, अब भी बचने का समय है, अब ये स्टेप्स आपको उठाने चाहिए, अगर आपका सरकार के लिए मैसेज है तो वो भी। श्रीवास्तव जी। देखिए शिवम जी, मैं जैसे सोदी साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स होती है, अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स होती है, किसी एक सेक्शन को के वोट बैंक के लिए उन्हें अपीज करना और उसमें एक्ट ऑफ ऑमिशन करना, जैसा कि नीरज जी ने कहा, और जो गलत है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करना, उसे डिफेंड करने की कोशिश करना, ये किसी भी राष्ट्र के लिए गड्ढा खोदने जैसा ही कृत्य है। ये आत्मघाती है, ये एक कदम होता है, और ये किसी राष्ट्र को बहुत ही दूरगामी क्षति उठानी पड़ती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अवश्य इस बात को कहूंगा
कि अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जी। वहां के नेताओं को, वहां के जो मीडिया चैनल्स हैं सभी को जी। जो कॉलिंग स्टेट जैसे आपने कहा, आपने शुरुआत में कहा, जो गलत है उसको गलत कहना, किसी भी ऐसी गलत कृत्यों को डिफेंड न करना, ये किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए तो विशेष रूप से आवश्यक है। बिल्कुल। यदि कोई राष्ट्र ऐसा नहीं करता है, वोट बैंक के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करता है, बिल्कुल। तो अपीजमेंट का तो नुकसान ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह का भुगतना पड़ा, बिल्कुल। और अभी आप इस तरीके के विषयों पर भी अगर आप अपीजमेंट करेंगे तो जाहिर है कि ब्रिटेन को कहीं ज्यादा क्षति उठानी पड़ सकती है। मैं ऋषि सुनक की जरूर प्रशंसा करूंगा, वो अच्छे कदम ले रहे हैं। कम से कम। अनेक तरीके के जो कट्टरवादी धर्मगुरु वगैरह को वीजा न देने का जो निर्णय है, और अनेक जो खालिस्तानियों के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है, बिल्कुल, ये निसंदेह बिल्कुल। बहुत ही सराहनीय कदम है और इसको सपोर्ट करना है। लेकिन ब्रिटेन के अंदर के कुछ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं उनको भी समझना होगा और कि उन्हें बिल्कुल, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बहुत त्यागनी महत्वपूर्ण होगी है। और आंखों पर जो पट्टियां बांध करके रखते हैं उसको हटाना होगा और क्लियर तरीके से बिल्कुल। राष्ट्र के हित के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप सभी ने समझाया, और क्योंकि अंग्रेजी में मैं कुछ लाइनें जरूर बोलूंगा उन बच्चियों के लिए, क्योंकि ये मैसेज उनको जाना चाहिए जो यूके में बैठी बच्चियां हैं। आप सभी सुनिएगा। हियर इज अ मैसेज फ्रॉम योर इंडियन ब्रदर्स एंड अस फ्रॉम सुदर्शन न्यूज। डियर लिटिल गर्ल्स, if you do not raise your voice, no one shall be able to help you. You might be very young now and feel vulnerable, but you must know you have our support. You must not suffer in silence. If you ever find any such person, group or gang harassing you or whatsoever, do not wait. Now is the time. You strike them hard and hit them where it hurts them the most, for courage is better than suffering. You are stronger than you think. You are equally important, and I would rather say even more important than these jihadi gangs or grooming gangs. Do not fear, little girls. We Hindus and your brothers, we all of you, Sikhs, you can say whatever, we all Indians are with you. I thank each and everybody who is watching this. आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सोडी साहब, श्रीवास्तव जी आपका, राजपूत जी आपका, जिस तरीके से आपने इस विषय को समझाया, और बच्चियों का मामला था, इसीलिए ये हमने संदेश भी उन बच्चियों को दिया है कि आपको डरना नहीं, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। और आवाज उठाइए, बुलंद तरीके से आवाज उठाइए, और एक संदेश इन सभी ग्रूमिंग गैंग्स को, जो पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये भी वो बलात्कारी हैं, ऐसे कई लोग वहां पर अभी भी मौजूद हैं, उनको संदेश दीजिए और बताइए कि आप डरती नहीं, आप लड़ सकती हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को आगे दीजिए, मुझे शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। कल फिर एक नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश होऊंगा। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।